हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल श्रेया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग का बायोलॉजी में क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 जो जैव प्रोग्राम लाइफ प्रोसेस है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का थ्योरी और जो प्रश्न है बुक में का वो ख़त्म हो गया था। अब अभ्यास में का हम लोग 6 क्वेश्चन देख चुके थे। आज 7 में क्वेश्चन देखेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इसके पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुका है, 7 पार्ट, वो उसको जाकर देख लें, क्योंकि उसमें पूरा थ्योरी को पढ़ा चुका हूँ मैं। और ये आज 8 पार्ट है, जिसमें हम लोग अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे, जिसमें 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जो स्टूडेंट्स जिस नोट्स में पढ़ा रहे हो, अगर वैसा ही आप लोगों को नोट्स चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कैसे नोट्स मिलेगा, या फिर मैसेज एसएमएस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उसको उत्पाद क्या है। ये कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उसका उत्पाद क्या है। तो इसका आंसर होगा स्वपोषी पोषण के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल आवश्यक है। इनकी उपस्थिति में ही कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करता है। ये कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए जल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल आवश्यक है। इनकी उपस्थिति में ही कोई जीव प्रकाश क्रिया को करता है एवं स्वयं के लिए भोजन संश्लेषित करता है। मतलब कि ये कोई जीव इनकी जो जब ऊर्जा होती है तभी संश्लेषण करता है और अपना भोजन भी बनाता है। स्वपोषी पोषण में उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, C6H12O, जल, H2O, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायु तथा अवायु श्वसन में क्या अंतर है। ये पूछ रहा है कि वायु तथा अवायु श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायु श्वसन होता है। तो अवायु श्वसन, वायु श्वसन, अवायु श्वसन। तो अवायु श्वसन देखते हैं, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वायु श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस श्वसन प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इस श्वसन प्रक्रम में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। वायु श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा अवायु श्वसन की अपेक्षा अधिक होती है। अवायु श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा वायु श्वसन की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिलिप्त है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, ये कह रहा है फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। जो फुफ्फुस होता है उसमें उसके अंदर मार्ग जो होती है छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारा जैसे संरचना में अंतर्गत हो जाता है। इस संरचना को कोशिका कहा जाता है। कोशिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों को आदान प्रदान होता है। इन कोशिकाओं में रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, जो ऑक्सीजनित रक्त को कोशिका से लेकर हृदय तक या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से लेकर कोशिका तक पहुंचाते हैं। उसको 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी जो होगी उसे क्या उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर की सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। कह रहा है कि जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर की सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को दम फूलने की शिकायत होने लगती है। जब कम होता है तो इसके कारण क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता है, तो उसके साथ क्या होता है, जब व्यक्ति के दम फूलने की शिकायत होने लगती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। ये पूछ रहा है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और ये किस लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा, मानव के शरीर में रक्त का एक पूरा चक्र करने में हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है।
जो मानव के शरीर में रक्त होता है वो उसका एक चक्र पूरा करने में हृदय से उसको 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो जो 2 बार जब गुजरता है तो उसी को ही दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजनित रक्त तथा विषाक्त रक्त को अलग अलग रखने के लिए आवश्यक है। जो दोहरा परिसंचरण है वो ऑक्सीजनित मतलब शुद्ध रक्त, और विषाक्त रक्त अशुद्ध रक्त। जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त है उसी को अलग अलग रखने के लिए आवश्यक है। इसके लिए हृदय दायां तथा बायां भाग में विभक्त होता है। इसके लिए जो हृदय होता है वो आपका जो दिल है वो दायां और बायां भाग में बटा रहता है। दोहरा परिसंचरण के कारण ऑक्सीजनित रक्त तथा विषाक्त रक्त एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। जो दोहरा परिसंचरण होता है उसी के कारण जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण कोशिकाओं की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जिसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं का ऑक्सीजन में पर्याप्त मात्रा होती है, जो अधिक ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक है। जो कि अधिक ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक है। हम जैसे जीवों को जीवित रहने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हम लोग को जीवित रहने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें दोहरा परिसंचरण उपयोगी है। तो जिसमें दोहरा परिसंचरण जो होता है वो उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। ये जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों में वहन में यह अंतर पूछ रहा है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये पहला होगा, जाइलम के द्वारा पेड़ पौधे में जल का परिवहन होता है। फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन होता है। और दूसरा है, जाइलम की शिकाएँ मृत होती है और फ्लोएम की शिकाएँ जीवित होती है। जाइलम में जल का प्रवाह केवल ऊपर इस दिशा में होता है। फ्लोएम में भोजन का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है। उसको नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में विसर्ग नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ये कह रहा है कि फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में विसर्ग नेफ्रॉन की रचना का क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो इसका आंसर होगा, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुबार जैसी संरचना में अंतर्गत हो जाता है। अंतर्गत हो जाता है। इस संरचना को कुपिका कहा जाता है। कुपिका एक समूह उपलब्ध करती है जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। इन कोशिकाओं में रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, जो ऑक्सीजनित रक्त को कोशिका से होकर हृदय तक और विषाक्त रक्त को हृदय से लेकर कोशिका तक पहुंचाते हैं। और ये आपकी नेफ्रॉन के संरचना का डायग्राम है, जो बुक में अच्छा से दिया हुआ है। इसमें पेंसिल से ड्रॉ किया गया है। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। उसके बाद कह रहा है, प्रत्येक वृक्क में निस्यंदस एकक होता है जिन्हें विकराणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन्स आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदस में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है, जैसे मूत्र इस नलिका के प्रवाहित होता है। इन पदार्थों का चयनित पुनर्शोषण हो जाता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय में जोड़ती है। वृक्क में वृक्काणुओं द्वारा जब शुद्ध रक्त तथा मूत्र में अलग अलग कर दिया जाता है, तब यह इसी मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में चला जाता है, जहाँ से मूत्र मार्ग से होते हुए यह शरीर के बाहर हो जाता है। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग का चैप्टर नंबर 6 जय प्रोग्राम लाइव प्रोसेस पूरी तरह से खत्म समाप्त हो चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा कैसा लगा है वीडियो। और जो स्टूडेंट्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे बार बार बोलूँगा कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो को देख लें। पूरे जो भी इसका लेक्चर है, इस ये वीडियो लेकर आपका 8 लेक्चर हुआ है, तो आप लोग पूरी लेक्चर को देख लें। और अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण है संबंध नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अगर आप लोग इसी तरह का नोट्स चाहते हैं लेना तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।